नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। चंपावत विधानसभा सीट के लिए कल होगा मतदान। प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पुख्ता। नेपाल सीमाएं हुई सील, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जाएंगे वोट। मतदान से पहले सीएम धामी के साथ देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। आम चुनाव से ज्यादा होगा वोटिंग परसेंटेज, कांग्रेस का आरोप। जमकर हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान नगर निगम पर ही पड़ा भारी। बच्चों को दिए गए रिफ्रेशमेंट में प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल। ग्राउंड जीरो से देखिए स्पेशल रिपोर्ट। काशीपुर में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला। सिरफिरे आशिक ने महबूबा के साथ मिलकर रची मर्डर की साजिश। सलाखों के गिरफ्त में आरोप। और सोमवती स्नान के मौके पर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन के दिखे पुख्ता बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर दिखा सख्त पहरा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चंपावत उपचुनाव को लेकर। कल वोटिंग होनी है। इससे पहले खत्म हुए प्रचार प्रसार के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी बाइक के जरिए डोर टू डोर प्रचार करते नजर आए। टनकपुर बनबसा के कई क्षेत्रों में डोर टू डोर संपर्क कर मुख्यमंत्री धामी बाइक के जरिए लोगों के बीच जाकर समर्थन जुटाते नजर आए। सीएम धामी का ये सादगी भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पुष्कर सिंह धामी चंपावत से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है। अब दोनों ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल जनता ईवीएम में कैद कर देगी। हालांकि चुनावी परिणामों के लिए इंतजार 3 जून का करना होगा। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरोसा है कि जनता बीजेपी को ही चुनाव में विजयी बनाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने कई मुद्दों को लेकर उनसे खास बातचीत की है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी ने खास इसको लेकर की थी और क्या कुछ वो फीडबैक पब्लिक से देख रहे हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं चंपावत विधानसभा को आपने चुना, क्या कुछ लग रहा है जो नतीजे चुनावी नतीजे आएंगे, कितनी बड़ी जीत यहाँ से लेकर आप जाने वाले हैं? देखिए, चंपावत विधानसभा कोई मेरे लिए नई नहीं है और मैं भी कोई नया वहाँ के लिए नहीं हूँ। विधानसभा भी नई नहीं है, मैं भी वहाँ के लिए नया नहीं हूँ। क्योंकि खटीमा और चंपावत विधानसभा में कोई फासला नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं तो 10 किलोमीटर बाद चंपावत विधानसभा शुरू हो जाती है। और मेरा बचपन इसी शारदा मैया के किनारे बीता है, बड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं से खेला हूँ। उसी में हमारा बनबसा, टनकपुर, चंपावत, अमोड़ी, चलती, सूखी ढांक, हमारा गढ़ीगोड, भजनपुर, आमबाग, बिचई, सैलानी गोड, उचोली कोट, गेंडा खाली, ऐसे अनेकों स्थान, रणकोची मैया का स्थान, मैं बचपन से वहां जाता रहा हूं। और इसलिए मैं पूरे चुनाव में जिन स्थानों पर भी गया हूं तो वहां लोगों का, सभी का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, बच्चों का, सबका अपार समर्थन मिला है। और चंपावत के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, सरल हैं। और जिस प्रकार का मैंने उनकी आंखों में एक प्रेम देखा है, एक स्नेह देखा है, वो 31 मई के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 31 मई आएगी और हम सब वोट करने जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उपचुनाव ऐसा उपचुनाव होगा जिसमें मतदान का प्रतिशत काफी ज्यादा होगा आम चुनाव से, और बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये ऐतिहासिक चुनाव होगा, लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला आपने लिया है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और की जो प्रशंसा गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने भी कहा है कि इसको देखा जाएगा, अन्य राज्य भी इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कमेटी बनाने की जो बात कही थी, कमेटी भी बन गई है। अब क्या कुछ आप आगे लेकर चल रहे हैं कि कितनी जल्दी उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा ताकि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बने? नहीं, एक प्रक्रिया के तहत हमने पहले फैसला लिया नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि ये फैसला हमने इसलिए लिया कि उत्तराखंड में देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, चारों धाम यहाँ है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है। हमारी 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं विदेशों, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 2-2 हमारा राज्य 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ पर धर्म, संस्कृति और अध्यात्म
इसका एक केंद्र है, हमारा एक अपना यहाँ की संस्कृति है, उन सभी का संरक्षण होना चाहिए। उत्तराखंड में रहने वाले सभी प्रकार के लोग, किसी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, किसी पंथ को मानने वाले हों, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इसके लिए हमने पहले से ही संकल्प लिया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है, 2/3 बहुमत उत्तराखंड के अंदर दिया है। और जब हमने संकल्प लिया था, घोषणा की थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके जो भी फैसले हैं वो उत्तराखंड हो या देश हो, सभी वर्गों के लिए एक समान होते हैं। तो हमने भी ये संकल्प लिया था और इसको हम जल्दी ही लागू करेंगे। उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर लिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सूत्री कमेटी हमने 5 सदस्यीय कमेटी हमने बना दी है। वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार लागू करेगी। लास्ट सवाल ये कि पहले आपको 6 महीने का समय मिला, उसके बाद आपको फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, उपचुनाव में आपको जाना था। अब उपचुनाव के नतीजे 3 जून को आ जाएंगे, तो उसके बाद अब क्या कुछ आप प्रदेश के विकास को लेकर मानकर चल रहे हैं कि जो रोड मैप आपने दिमाग में भी खींचा होगा कि हाँ प्रदेश को अब शिखर तक पहुंचाना है, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप और क्या कुछ उत्तराखंड की जनता से आप कहेंगे कि जब चंपावत फतेह आप हासिल कर लेंगे तो क्या कुछ आपका एजेंडा होगा? नहीं, देखिए, चंपावत का चुनाव हो रहा है और उसमें आप लोगों ने, सब लोगों ने घूमकर देखा है। चंपावत की जनता लगातार समर्थन कर रही है, लगातार आशीर्वाद दे रही है, और एक ऐतिहासिक वहां से इस चुनाव का मतदान है या चुनाव का परिणाम है, दोनों ऐतिहासिक होने वाले हैं। इसलिए चुनाव एक अलग विषय है, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी मिली है 4 जुलाई 2021 से, मैं लगातार काम कर रहा हूं कि हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम राज्य को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, अभी हमारी प्रदेश के अंदर यात्राएं चल रही हैं, धार्मिक यात्राएं, पर्यटन की यात्राएं। उसमें हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले सभी यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, सभी स्वस्थ आए और स्वस्थ वापस जाएं। इसी प्रकार से हम सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में हो, हमने अगले 10 सालों का रोड मैप सभी विभागों से बनाने को कहा है। उसके आधार पर हम सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर 1064 हमने एक ऐप बनाया है। उस पर जो भी शिकायतें आएंगी, शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा और तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। सभी अधिकारी कर्मचारीगण समय से आए, उसके लिए भी हमने समय को ध्यान में रखते हुए समय के पालन के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं। ऐसे अनेकों कार्य हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे राज्य में आम जनता को सुविधा हो, सामान्य जनता को सुविधा हो। सबकी सहायता के लिए सरकार है, सरकार सबकी सहयोगी है, सरकार सबके साथ साझीदार है। ये संदेश हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बनाएंगे और जो आम जनता की सरकार है, आम जनता को ये महसूस कराएंगे कि आम जनता की सरकार, और श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड को खड़ा करेंगे, उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्यों में बने। इसको लेकर कोशिशें उनकी अब लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया। चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इससे पहले रविवार को दूरस्थ क्षेत्र के लिए 16 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि चंपावत के सभी बूथों के लिए 135 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। टोटल 151 पोलिंग पार्टीज हैं, 16 कल रवाना होगी, बाकी 135 आज रवाना हो रही है। सभी का पीडीएमएस में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सभी की ब्रीफिंग हो चुकी है और सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट तैयार है। कल हमें आशा है कि अच्छा मतदान होगा और मेरा सभी से निवेदन है मतदाताओं से कि चंपावत विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें अधिक से अधिक जाकर मतदान करें। सुबह 7 से शाम को 5 तक, ये ध्यान रखेंगे शाम को 5 बजे तक डेडलाइन है। चंपावत उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी, लिहाजा मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। नेपाल सीमा से आने जाने वाले मार्गों को सील कर दिया गया है, साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों का चेकिंग अभियान जारी है। चंपावत विधानसभा के बॉर्डर पर प्रशासन का सख्त पहरा है, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी जा रही है। अन्य जो भी सिंपल बूथ है उसमें भी एटलीस्ट कम से कम एक पुलिस का जवान के साथ साथ एक होमगार्ड वहाँ पर रहेंगे। तो सिक्योरिटी का प्रॉपर फुल प्रूफ हमने व्यवस्था रखी है, जिसमें साथ साथ जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर है, जोनल पुलिस ऑफिसर है, वो लगातार राउंड पे रहेंगे। बॉर्डर है वो हमने लगभग अब सील कर दिए हैं।
तो सब कुछ अच्छी तरह से स्मूथ, मुझे लगता है कि अच्छे फोर्स का व्यवस्था है, स्मूथ रहना चाहिए। और मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि वो शांतिपूर्ण मतदान रहेगा, तो अपने घरों से निकले, अधिक से अधिक संख्या में मतों का। नेपाल सीमा को चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बनबसा चौकी पर मौजूद हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने ग्राउंड जीरो से इंतजामों का जायजा लिया। चंपावत विधानसभा चुनाव को लेकर कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा और इस वक्त जो हम मौजूद हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि जो चंपावत विधानसभा है उसी के जो क्षेत्र में हम मौजूद हैं और बनबसा ये जगह और बनबसा थाना जो यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है। और ख़ास बात ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल है, बॉर्डर है, वो ये एरिया है और जिस तरीके से लगातार जो सुरक्षा है, सुरक्षा के इंतजाम पूरे जो चंपावत विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर कड़े कर दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलता हुआ जो एरिया है, एकमात्र उत्तराखंड का जो यहाँ पर पुल है, जो ये शारदा बैराज जो पुल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हम मौजूद हैं और जो पूरी तरीके से इसे सील कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और आप देख सकते हैं कि जो आवाजाही का जो स्थान है, यहाँ से वाहन जो चलते हैं, एकमात्र जो चंपावत ज़िले का जो पुल है उसको पूरी तरीके से इसे फिलहाल 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। और मतदान जब तक यानी कि मतदान होगा तब तक ये पूरी तरीके से सील रहेगा, ये बॉर्डर सील रहेगा जो नेपाल बॉर्डर है। और पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो कड़ी चौकसी यहाँ पर बरती जा रही है, क्योंकि कल जो है वो वोटिंग भी चंपावत विधानसभा क्षेत्र में होनी है और इसको लेकर जो सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और पूरी तरीके से जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर का जो एरिया है, यहाँ से आप देखेंगे जब आप यहाँ से आगे निकलेंगे तो जो आगे नदी एरिया का जो पार है पल्ली तरफ हम देख सकते हैं कि जो कि शारदा नदी का जो दूसरा एरिया है उस तरफ से नेपाल जो देश है उसकी जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। तो कल कुल मिलाकर देखें तो जो चंपावत विधानसभा चुनाव को लेकर जो सुरक्षा के मद्देनज़र कड़ी चौकसी बरती जा रही है और तमाम पुलिस फोर्स जहां जो मतदान संपन्न कराने को लेकर लगा हुआ है, वहीं अगर जो ये बॉर्डर का एरिया यहाँ पर जो सीमा सुरक्षा बल है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी तरीके से आवाजाही जो ये यहाँ पर है वो बंद कर दी गई है। तो कुल मिलाकर जो मतदान है कल सभी की नज़रें उत्तराखंड में भी उसको लेकर लगी हुई हैं कि आखिरकार कितना प्रतिशत मतदान होता है और क्या कुछ जो नतीजे हैं जो 3 जून को आएंगे वो रहेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, टनकपुर। 31 मई को चंपावत उपचुनाव के बाद देर रात वापस लौटने वाले पोलिंग और सुरक्षा कर्मियों के लिए डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के आदेश पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों ने प्रशासन के जरिए की गई व्यवस्था की काफी सराहना की। की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है। सब पिछले की अपेक्षा तो इस बार जो व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा चुनाव में बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है। रहने के लिए रात्रि विश्राम गृह और यहाँ जो बेड और जो सोने की व्यवस्थाएं हैं, शौचालय की, सब बहुत बेहतर है। जिला निर्वाचन अधिकारी सर के निर्देशन पे हम लोगों ने इस बार वेलफेयर में जो भी कर्मचारी यहाँ पे रुकना चाहता है उसके लिए हमने लगभग 150 बेडों की व्यवस्था की गई है। 5 कमरे हम लोगों ने यहाँ पे सुरक्षित रखे हैं और उसमें बिस्तर लगी है, कंबल लगे हैं, तकिया लगी है। चंपावत उपचुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने प्रचार में हर तरफ अपनी पार्टी के पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार किया और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। लोकतंत्र में एक सबसे घातक ये देखने को मिला कि वहाँ पे भाजपा के असंख्य झंडे लगे हुए थे और जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लगा रहे थे उन्हें उतार दिया गया। यहाँ तक कि जो कार्यालय में हमने उद्घाटन किया, हमारे अध्यक्ष जी ने, हरीश रावत जी ने और पूर्व विधायक जी ने, उन कार्यालय के जो मालिक थे उन्हें कह के कार्यालय भी खाली कर दिए गए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ कार्यालय नहीं खोल पाएंगे। और अगर आप चुनाव आचार संहिता की बात करते हैं तो उसकी भी वहाँ धज्जियाँ उड़ी थी।
उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट के लिए कल मतदान होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनावी मैदान में होने को लेकर चंपावत की जनता का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर भी हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल आम जनता के बीच पहुंचे और उनकी राय जानी। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट को लेकर कल मतदान होना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर चुनावी मैदान में है। आप देख सकते हैं कि जो बनवसा जो मार्केट है वहां पर हम मौजूद हैं और अगर मार्केट की बात भी करें तो पूरी तरीके से जो भाजपा मई ये मार्केट नज़र यहां पर आ रहा है और भाजपा के तमाम जो झंडे हैं वो यहां पर देखे जा सकते हैं। जो चुनाव चिन्ह भाजपा का है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जितना भी हम अभी तक घूमे हैं कहीं पर हमें कांग्रेस का कोई जो चुनावी चिन्ह है या कोई पोस्टर बैनर है वो नज़र नहीं आया। क्या कुछ यहाँ पर जो चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आप वो देख रहे हैं मुख्यमंत्री मैदान में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में क्या कुछ कहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो चंपावत के विकास के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। पुष्कर सिंह धामी के बनवसा क्षेत्र से लड़ने से बनवसा क्षेत्रवासी पूरे चंपावत को इतनी खुशी है कि जिसकी कोई आप संभावना नहीं थी, कितनी खुशी हो रही है और यहाँ से लेकर वहाँ तक। और मुझे तो ये लगता है विपक्ष वालों की कहीं जमानत जब्त ना हो जाए, विपक्ष वालों की जमानत जब्त न हो जाए। लेकिन भाई साहब हम देख रहे हैं कि कहीं कोई कांग्रेस का ना तो बैनर ना कोई झंडा डंडा नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जब मैदान में थे, अगर कांग्रेस इस तरीके से सुस्त प्रचार प्रसार कर रही थी तो इससे बढ़िया तो प्रत्याशी ना उतारते तो बढ़िया था? क्या प्रत्याशी को उतारना ही नहीं चाहिए था उनने इस मैदान में। ये बिल्कुल ही निर्विरोध धामी जी यहाँ से चुनाव जीतना चाहिए था, निर्विरोध होना चाहिए था उन्हें। और जो इनने प्रत्याशी उतारा इनने गलत किया, उसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ, जमानत जब्त हो जाएगी। आपसे जानना चाहूँगा, युवा आप हैं, क्या आपको लग रहा है, चुनाव आपने पहले भी देखे होंगे लेकिन इस बार का जो चुनाव है किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले मुकाबला भाजपा कांग्रेस में देखा जाता था लेकिन इस बार तो एक तरफा नजर आ रहा है। बिल्कुल एक तरफा है इस बार चुनाव और ये जिला और ये विधानसभा पूरी कांग्रेस मुक्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी का पूरा एक तरफा माहौल है इस बार और बिल्कुल जीत भी इस बार, नारा भी है 60,000 पार और यही हमें लगता है और पूरी क्या कहते हैं धामी जी का हम समर्थन करेंगे। जो गलती खटीमा में हुई थी वो गलती यहाँ नहीं दोहराई जाएगी और धामी जी यहाँ से अब की बार 60,000 पार और सीधे विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ से जाएंगे। और क्या कहते हैं और हम यही चाहेंगे कि उसके बाद धामी जी यहाँ का चहुमुखी विकास करें और यहाँ पूरा विकास हो ताकि उनको, हमें भी यहाँ से खुशी हो। ये तमाम आप ये जो लोग थे चंपावत विधानसभा क्षेत्र के, सीधे तौर से आप देख सकते हैं कि उत्साह उनमें नजर आ रहा है और साफ तौर से उनका कहना है कि ये एक अच्छी बात है कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और वो इस बार के लिए ही नहीं अगले 20 सालों के लिए भी यहाँ से मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, टनकपुर। राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर कल्पना सैनी को चुन लिया है। कल्पना सैनी को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। राज्यसभा पहुंचने वाली कल्पना सैनी तीसरी महिला होंगी। राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 10 जून को होगा। हरिद्वार में सोमवती स्नान के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। आपको बता दें कि पौराणिक ब्रह्म कुंड में रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का मजमा लगना शुरू हो गया था, तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त दिखाई दिए। पूरे मेले क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 अन्य जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया। स्नान के लिए दूर दराज से धर्मनगरी पहुंचे श्रद्धालुओं में अटूट आस्था दिखाई दी। सोमवती स्नान का महत्व क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। जब भी कोई भी अमावस्या सोमयुक्ता हो जाएगी, अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। हर अमावस्या बड़ी पुण्यदायी है, स्नान के लिए बड़ी पुण्यदायी है, पितृ कार्य के लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान होती है। हम लोग इवेल्युएट कर लिए थे कि भीड़ ज़्यादा आएगी और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी मात्रा में फोर्स की डिमांड भी की गई थी और फोर्स हमें मिली भी है। इसको 5 सुपर जोन में, 15 जोन में और 39 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है, जिससे कि सुचारू रूप से जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको नियंत्रित करते हुए स्नान करा के उनके गंतव्य पे वापस भेजा जा सके।
राजधानी देहरादून में शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया। अभियान में कई स्कूली बच्चों समेत उनके अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें बच्चों और अभिभावकों ने 2000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा किया। नगर निगम की जारी इस मुहिम में बच्चों को इस पहल के लिए सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि नगर आयुक्त मनोज गोयल ने अभियान में हिस्सा लेने वाले बच्चों की सराहना की। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही। करीब 2 महीने से नगर निगम के द्वारा ये प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे स्कूल्स के माध्यम से उनको प्रेरित किया जा रहा है कि प्लास्टिक का एक तो उपयोग कम करें और दूसरा जो भी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो उसका जो डिस्पोजल है ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसका डिस्पोजल जो है रिस्पॉन्सिबली करें, उसको यदा कदा इधर उधर ना फेंका जाए, उसको सही तरीके से डिस्पोज किया जाए। तो इस क्रम में बच्चों ने बहुत आगे बढ़ के इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है। अभी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अभी हम निवेदन कर रहे हैं। जैसे पिछली बार हमने चरणबद्ध कार्यक्रम ये चलाया था, ऐसे हम चरणबद्ध कार्यक्रम चलाएंगे और जब इसमें एक समय सीमा तय होने के बाद जो है जो प्लास्टिक का प्रयोग करेगा उसमें जो है जुर्माने का प्रावधान भी करेंगे। वहीं एक तरफा जहां नगर निगम बच्चों को प्लास्टिक को लेकर जागरूक कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अभियान को पलीता लगाने का काम भी खुद ही नगर निगम करता नजर आया। अभियान में शामिल हुए बच्चों को नगर निगम की तरफ से दिए गए रिफ्रेशमेंट में प्लास्टिक की पैकिंग का यूज किया गया। हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने बच्चों से वहां पर बातचीत की, जिसमें बच्चों ने भी इसको गलत ठहराया। 26 मार्च से देहरादून नगर निगम द्वारा एक प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जितने भी सारे देहरादून के स्कूल है उसमें प्लास्टिक अभियान चलाया गया, जिसमें जो वहाँ के पढ़ने वाले छात्र हैं उनको एक अभियान के तहत में सभी को कहा गया था कि घर से जितनी भी प्लास्टिक का सामान होगा वो घर पर लेकर आएंगे, जिसको लेकर आज वो अभियान खत्म हो रहा है। जिसको लेकर आज नगर निगम जो परिसर है उसमें कार्यक्रम भी चल रहा है और हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में जितने भी जो देहरादून के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा भी मौजूद है, साथ में जो नगर आयुक्त है मनोज गोयल वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसमें जो जिस दिन तक भी ये अभियान चला था, जिस बच्चों ने सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ला के दी थी उस प्लास्टिक के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक लाई उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे कि वो प्लास्टिक मुक्त अभियान में शामिल हो सके। और साथ ही साथ आज हम एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी को एक बॉक्स दिया गया था। बॉक्स के दौरान सभी को इसमें खाने का सामान दिया गया। सामान में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जिस खाने में जब बॉक्स में एक तरफ जहाँ मुक्त अभियान चल रहा है उसी बॉक्स में प्लास्टिक दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं, ये सैंडविच है, ये देखो प्लास्टिक है में है और ये भी खाने का सामान है, ये भी प्लास्टिक में है। साथ में देखो इस बच्चे का भी छात्र का है और सभी प्लास्टिक का सारा सामान इस बॉक्सों में है। और वहीं हम आपको दिखाना चाहिए कि सारे जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे ये स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने इस अभियान में शामिल हुए थे और जो घर से जो प्लास्टिक लाए थे इकट्ठा करके लाए थे। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जहां एक तरफ ये प्लास्टिक मुक्त अभियान चल रहा है वहीं इन्हीं बच्चों को दोबारा से इसी प्लास्टिक में सामान दिया जा रहा है। आइए हम इन बच्चों से बात करते हैं, ये अभियान में कितना शामिल हुए थे। बेटा क्या नाम है? संजना सिंह। नगर निगम द्वारा अभियान चला था प्लास्टिक मुक्त, क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि प्लास्टिक को अपने घर से लाके स्कूल में जमा करना है, क्योंकि प्लास्टिक हानिकारक होता है सबकी सेहत के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वातावरण के लिए, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आज आपको एक खाने का बॉक्स मिला है, बॉक्स में प्लास्टिक का ये सैंडविच दे रखा है इसमें, तो ये अभियान के तहत गलत है या सही? गलत है। इससे हमारे जो मानसिक जो बच्चों का जो मानसिक है उस पर गलत असर पड़ सकता है। साफ तौर पे जो इतने भी स्कूली जो छात्र आ रखे हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सब गलत है, जो प्लास्टिक में हमें सामान दिया जा रहा है ये अभियान से बिल्कुल परे हटके है, क्योंकि इन्हें प्लास्टिक में सामान दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। गदरपुर में परिवहन विभाग के सचल दल ने नेशनल हाईवे 74 में वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान टीम ने यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान भी काटे। साथ ही चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। इसमें मोटरसाइकिल ट्रिपल राइडिंग जो कर रहे हैं वाहन क्या कहते हैं इनको रोकना है, हेलमेट बिना हेलमेट के, और ओवरलोडिंग डग्गा मार वाहन जो हैं उन पर अंकुश लगाया जा रहा है। उन वाहनों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। आज ही मेरे द्वारा क्या कहते हैं 2 वाहनों के चालान किए गए। टिहरी के NH 58 पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक देवप्रयाग के पास गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी में महिला के अलावा उसका एक बेटा और पति भी सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं।
श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज इन दिनों फैकल्टी की कमी की मार झेल रहा है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों को अन्य अस्पतालों के लिए रेफर किया जा रहा है। मामले में जब अधिकारियों से पूछा गया तो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CMS रावत ने कहा कि 8 नए स्थायी प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के खाली पड़े पदों की भी जानकारी दे दी गई है, जिन्हें जल्द भरने की कोशिश की जाएगी। स्टाफ में क्योंकि जो है हमारे पास चाहे फैकल्टी हो, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल हो, चाहे हमारे जो है क्लास वार्ड बाई वार्ड है, इनमें कमी तो है, ठीक है, लेकिन कमियां जो है काफ़ी हद तक जो है हमारी फैकल्टी में जो है पूर्ण हो गई हैं और कुछ हो रही हैं। जैसे कि जो है अभी हमारे पास जो है करीब जो है 40% फैकल्टी की शॉर्टेज थी, लेकिन अभी हमारे DPC के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि हमारे पास 8 प्रोफेसर आ रहे हैं। देहरादून में भू कानून की मांग को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़े युवक ने मांग की कि जल्द से जल्द कानून को लागू किया जाए, नहीं तो वो खुदकुशी कर लेगा। सुबह टावर पर चढ़े युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस को खासा मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार युवक को नीचे उतारकर अस्पताल भेजा गया। मोहब्बत की एक ऐसी दास्तां अब हम आपको आज दिखाएंगे जिसमें खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत शादी के पाक बंधन से शुरू होकर नाजायज ताल्लुकात में बदल जाती है और अवैध संबंधों को कायम रखने के लिए बेवफा बीवी और उसका आशिक मर्डर की ऐसी दास्तां बुनते हैं कि सुनने और देखने वालों की रूह भी कांप जाए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये कैसा इश्क, मोहब्बत के नाम पर सिरफिरे ने ले ली जान, फिर बदनाम हुई मोहब्बत, कलंकित हुआ पति पत्नी का रिश्ता, जिसके साथ 7 फेरे लेकर जीने मरने की कस्में खाई, शादी के बंधन में बंधकर हमेशा साथ निभाने का वादा किया। उसकी मांग में पति के नाम का सिंदूर था, लेकिन आंखों में किसी और के लिए सपने पाल रखे थे। उन्हीं सपनों को साजिश का रंग देकर एक बीवी ने खूनी सपना सच कर दिया। जी हाँ, यूपी के आगरा के रहने वाले मुकेश की शादी साल 2015 में काशीपुर की उर्मिला से हुई और शादी के बाद अपनी पत्नी के लिए मुकेश ने अपने घर वालों से किनारा कर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन मुकेश को इस बात का दूर दूर तक इल्म नहीं रहा होगा कि जिस पत्नी के लिए वो इतना सब कर रहा है, वो ही पत्नी उसे मौत की नींद सुला देगी। शादी के बाद उर्मिला का प्रेम प्रसंग पड़ोस के रहने वाले फैजान नाम के युवक से शुरू हो गया और दोनों की लव स्टोरी में उर्मिला का पति मुकेश उन्हें आड़े हाथों दिखने लगा। बस फिर क्या था, उर्मिला के पति मुकेश को रास्ते से हटाने के लिए सिरफिरे आशिक फैजान और उसकी महबूबा ने अपने ही पति की मौत का घिनौना खेल रच डाला। एक महिला है जिनके द्वारा बताया गया कि उनका बेटा मुकेश 1 मई से लापता है और इस पर उन्होंने थाने में सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी और सास से पूछताछ की और ये पता लगा कि फैजान से उनकी पत्नी के अवैध संबंध है। इस घिनौने खेल को अंजाम तक ऐसे ही नहीं पहुंचाया गया। 30 अप्रैल को शराब पिलाने के बहाने उर्मिला के आशिक फैजान ने मुकेश को ढेला नदी के किनारे बुलाया और फिर उसके ऊपर डंडे से हमला कर दिया। इसके बाद दुपट्टे से गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया और फिर शुरू हुआ ढोंग का खेल। कातिल बीवी ने अपने ही पति मुकेश को गुमशुदा का नाम देकर अपनी इस प्रेम कहानी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और दोनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में जकड़ आए। पूछताछ पर फैजान ने बताया कि हाँ, उसके द्वारा मुकेश की हत्या कर दी गई है और शव को ढेला नदी के किनारे ठिकाने लगा दिया गया है और फैजान और उसकी पत्नी, जिनका ये दोनों का षड्यंत्र था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुर्म को कितने ही सफाई से क्यों न अंजाम दिया जाए, लेकिन गुनाह की सजा जरूर मिलती है। आज मुकेश को मौत की नींद सुलाने वाले सलाखों के पीछे हैं, मगर इस रिश्ते में मुकेश का अफसोस उसके परिवार को जिंदगी भर रहेगा कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत विधानसभा सीट के लिए कल होगा मतदान। प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पुख्ता। नेपाल सीमाएं हुई सील, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जाएंगे वोट।
मतदान से पहले सीएम धामी के साथ देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। आम चुनाव से ज्यादा होगा वोटिंग परसेंटेज, कांग्रेस का आरोप, जमकर हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान नगर निगम पर ही पड़ा भारी, बच्चों को दिए गए रिफ्रेशमेंट में प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल। ग्राउंड जीरो से देखिए स्पेशल रिपोर्ट। काशीपुर में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला। सिरफिरे आशिक ने महबूबा के साथ मिलकर रची मर्डर की साजिश, सलाखों के गिरफ्त में आरोप। और सोमवती स्नान के मौके पर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन के दिखे पुख्ता बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर दिखा सख्त पहरा।